मैं अभय कुमार 12वीं भौतिकी के विद्यार्थियों के लिए चैप्टर 1 का आज चौथा भाग लेकर उपस्थित हूँ। इसका टॉपिक है आवेश के मौलिक गुण, कूलॉम का नियम, अध्यारोपण सिद्धांत। सबसे पहले आवेश के मौलिक गुण। तो आवेश के मुख्य रूप से 3 मौलिक गुण हैं। पहला है आवेशों की योज्यता। योज्यता का मतलब है योगात्मक स्वभाव। विद्युत आवेश अदिश राशि है, द्रव्यमान के समान। द्रव्यमानों को भी जोड़ा जा सकता है बीजीय रूप से, बीजगणितीय रूप से। उसी ढंग से विद्युत आवेश भी अदिश राशि है, उसको भी जोड़ा जा सकता है। तो योज्यता का अर्थ है, आवेशों की योज्यता का अर्थ है कि किसी वस्तु पर कुल आवेश उसके भिन्न भिन्न भागों में उपस्थित आवेशों के बीजीय योग के या योगफल के बराबर होता है। अर्थात अगर वस्तु पर कुल आवेश जो है, वस्तु के भिन्न भिन्न भागों में कुल आवेश, अलग अलग आवेश Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 उपस्थित हों, अलग अलग भागों में अलग आवेश, तो कुल आवेश जो होगा Q, वह सभी आवेशों के योग। तो वस्तु के पर जो कुल आवेश होगा Q, आवेश का संकेत स्मॉल q या कैपिटल Q होता है, यहाँ स्मॉल q लिए हैं, तो वह उसके भिन्न भिन्न भागों में स्थित आवेशों के, उपस्थित आवेशों के योगफल के बराबर होता है। कहीं Q1 आवेश है, किसी भाग में Q2 है, कहीं Q3 है, तो सबका जोड़ के बराबर हो जाएगा कुल आवेश। तो इसी को आवेश के इस मौलिक गुण को आवेश की योज्यता कहा जाता है, या आवेशों का योगात्मक स्वभाव। दूसरा गुण है विद्युत आवेश का मौलिक गुण, आवेश संरक्षण। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन में दो अंक में वाले शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है डिफरेंट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में। आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण का मतलब होता है, इसका स्टेटमेंट है कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत होता है। विलगित निकाय का मतलब वैसा निकाय जिस पर बाहर से कोई बल क्रियाशील न हो, जिस निकाय का बाहर से कोई लगाव नहीं हो, न तो बाहर से आवेश उस निकाय में आवे और न ही निकाय से बाहर में जाए। तो विलगित निकाय का अर्थ हुआ कि वैसा निकाय जिस पर बाहर से कोई बल क्रियाशील नहीं हो, कोई बाहरी कारक काम न करे, तो उस स्थिति में विलगित निकाय का कुल आवेश नियत होता है, और इसी को आवेश संरक्षण नियम कहा जाता है। तो ये दूसरा आवेश का मौलिक गुण है, और इसके कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ 2 एग्जाम्पल से इसको समझाने का प्रयास करेंगे। पहला है युग्म उत्पादन। युग्म का मतलब जोड़ा। जोड़ा मतलब इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का संकेत E-, इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है, और पॉजिट्रॉन उसका प्रतिकण है, वो एंटी पार्टिकल है। प्रतिकण माने एंटी पार्टिकल अंग्रेजी में उसको कहा जाएगा, उसका उल्टा। तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज। तो जब कोई गामा फोटोन किसी पदार्थ पर या किसी नाभिक से टकराता है, तो उस नाभिक के द्वारा गामा फोटोन को अवशोषित कर लिया जाता है, और इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन E- और पॉजिट्रॉन E+ का एक जोड़ा, एक युग्म बनता है, उत्पन्न होता है। इसी को युग्म उत्पादन कहा जाता है। इसी प्रक्रिया को युग्म उत्पादन कहा जाता है। जब गामा फोटोन किसी पदार्थ से या भारी नाभिक से टकराएगा, तो नाभिक के द्वारा गामा फोटोन या गामा विकिरण, उसको कहा जाता है गामा या गामा रे, गामा किरण। इस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो नाभिक से टकराने के बाद नाभिक द्वारा अवशोषित हो गया गामा, और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का एक युग्म उत्पन्न हुआ, जिसका कुल आवेश जितना इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज है -ही, इस पर जो है उतना ही पॉजिटिव चार्ज पॉजिट्रॉन पर भी होगा, तो कुल आवेश 0 हो गया। और गामा रे पर जो है, गामा फोटोन पर या गामा विकिरण पर कोई आवेश नहीं होता है, ये आवेश रहित है, चार्जलेस है। तो इस पर भी 0 आवेश है, गामा पर भी
और कुल आवेश इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन युग्म बनने के बाद भी कुल आवेश 0 है। तो इस प्रक्रिया में भी आवेश संरक्षण का पालन होता है। नियत है, आवेश संरक्षण का मतलब आवेश का नियत होना, जितना पहले युग्म उत्पादन के पहले, युग्म उत्पादन के बाद भी उतना ही है। अयुग्म उत्पादन के पहले गामा पर भी 0 है, कोई आवेश नहीं है। और उसके उत्पादन होने के इलेक्ट्रॉन युग्म उत्पादन के बाद भी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का कुल आवेश 0 हो गया। तो इसलिए संरक्षित हो गया, नियत हो गया, संरक्षित हो गया, जितना आवेश पहले है उतना ही बाद में। तो इस प्रक्रिया में आवेश संरक्षण का पालन होता है। और दूसरा इसका ठीक विपरीत प्रक्रिया है, युग्म का विनाश। जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे के निकट आते हैं तो अन्योन्य क्रिया द्वारा आकर्षण बल एक दूसरे पर आरोपित कर एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे के नज़दीक आकर अन्योन्य क्रिया द्वारा पारस्परिक आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। और इसके फलस्वरूप जो है दो गामा फोटोन की उत्पत्ति होती है। तो ई माइनस, अर्थात इस रिएक्शन को लिख सकते हैं, इस प्रक्रिया को दिखा सकते हैं। ई माइनस इलेक्ट्रॉन, इसका प्रतिकण पॉजिट्रॉन, दोनों नज़दीक आया, मिल करके दोनों एक दूसरे को नष्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को। और इसके फलस्वरूप जो है 2 गामा फोटोन की उत्पत्ति हुई, जिसका कुल आवेश गामा पर तो चार्जलेस है, गामा जो आवेश रहित है, तो इसका कुल आवेश 0 हो गया। जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश है उसका ऋणात्मक आवेश, उतना ही पॉजिट्रॉन पर धनात्मक आवेश, ये मिलकर के भी कुल आवेश 0। और युग्म विनाश के पहले भी 0, दोनों पर अलग अलग आवेश 0 था। जितना निगेटिव इलेक्ट्रॉन पर उतना ही पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव, कुल मिलके 0। युग्म उत्पादन के बाद भी गामा फोटोन 2 उत्पन्न हुआ, उस पर भी गामा रे पर कोई आवेश, गामा फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता। तो यहाँ भी कुल आवेश 0 है, और बाद में भी कुल आवेश 0 है, युग्म विनाश के बाद भी। तो इस प्रक्रिया में आवेश संरक्षण का पालन हो रहा है। यहाँ भी आवेश जितना पहले था युग्म विनाश के पहले, उतना ही युग्म विनाश के बाद। तो इस प्रकार दोनों एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आवेश संरक्षण नियम को या आवेश संरक्षण को, जो आवेश का दूसरा मौलिक गुण है, उसको समझाया। अब इसके बाद एक और मुख्य मौलिक गुण है जिसको आवेश क्वांटीकरण कहते हैं, उसको और तीसरा आवेश का तीसरा मौलिक गुण है आवेश क्वांटीकरण। अंग्रेजी में इसको चार्ज क्वांटाइजेशन कहा जाता है। और आवेश क्वांटीकरण का मतलब है कि किसी वस्तु पर जो आवेश उपस्थित होगा वह मूल राशि का मतलब है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर जो आवेश होता है उसको मूल आवेश कहा जाता है। चूँकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मौलिक कण है, तो मौलिक कणों पर जो आवेश होता है उसको मूल आवेश कहा जाता है। तो किसी वस्तु पर विद्युत आवेश, मूल आवेश, जिसका मान स्मॉल ई इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम, इलेक्ट्रॉन का आवेश या प्रोटॉन का आवेश उतना ही होता है, इसको मूल आवेश कहा जाता है। उसका केवल पूर्णांक गुणज होता है। पूर्णांक का मतलब पूर्ण संख्या के रूप में 1, 2, 3, 4, 5, मतलब भिन्नात्मक नहीं हो सकता है। 1.25, 1.5, 1.75 जब भी होगा तो आवेश स्मॉल ई का पूर्णांक गुणज के रूप में होगा। मतलब n = 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, भिन्नात्मक मान नहीं हो सकता है। और प्लस माइनस हमने दिया कि आवेश दोनों हो सकता है, ऋणात्मक भी और धनात्मक भी। इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन पर धनात्मक होता है, इसीलिए प्लस माइनस दिया। जैसी वस्तु है धनात्मक है तो प्लस होगा, ऋणात्मक है तो वहाँ पर माइनस लेंगे, तो इसलिए प्लस माइनस दे दिया यहाँ। और n पूर्णांक है 1, 2, 3, 4। n का मान 0 भी हो सकता है, क्योंकि किसी वस्तु पर आवेश जो है नहीं भी हो सकता, शून्य भी हो सकता है। तो n का वैल्यू यहाँ 0 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ 1, 2, 3, 4 केवल पूर्णांक मान को हमने लिखा है। इलेक्ट्रॉन का आवेश -e, -1.6 × 10⁻⁻19c। ई का मान इतना होता है मूल आवेश का। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव, चूँकि ऋण आवेशित कण है इसलिए -e, और प्रोटॉन का आवेश +e, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये आवेश क्वांटीकरण का ये सूत्र हो गया, Q = Ne। मतलब कि इसको दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर विद्युत आवेश का असंतत ढंग से उपस्थित होना ही आवेश क्वांटीकरण कहलाता है। असंतत ढंग तो है ही, कंटिन्यूअस नहीं है, लगातार नहीं है, एक के बाद 2 है n का मान। किसी वस्तु पर आवेश अगर n1 रखेंगे तो ±e हो सकता है, n2 रखेंगे तो ±2e हो सकता है, n3 रखेंगे तो ±3e हो सकता है, लेकिन 3.5 नहीं हो सकता है, 2.5 नहीं हो सकता है, 2.75 नहीं हो सकता है,
तो आवेश जो है 1 और 2 के बीच में गैप है, 2 और 3 के बीच में भी अंतराल है, लगातार नहीं हुआ। तो इसलिए विद्युत वस्तु पर विद्युत आवेश का इस ढंग से असतत ढंग से उपस्थित होना, संतत नहीं है, असंतत है, बीच में ब्रेक है, 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में भी गैप है। तो इस प्रकार किसी वस्तु पर आवेश का असंतत ढंग से उपस्थित होना ही आवेश क्वांटीकरण होता है। और आवेश क्वांटीकरण से स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर भिन्नात्मक आवेश नहीं होगा। जब भी आवेश होगा तो पूर्णांक रूप में, ई का पूर्णांक गुणज के रूप में, स्मॉल ई का पूर्णांक गुणज के रूप में होगा। और आवेश क्वांटीकरण का महत्व यह है, इम्पोर्टेंस, भौतिक महत्व, कि जब किसी वस्तु एक वस्तु से दूसरे वस्तु में को संपर्क में लाने पर या रगड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होता है वह केवल पूर्णांक गुणज के रूप में होता है, वह केवल पूर्ण संख्या के रूप में होता है, पूर्णांक गुणज के रूप में ही होता है, 1 2 3 4 इस, और यही कारण है आवेश क्वांटीकरण का। तो ये तीनों मौलिक गुण हो गया। अब हम देखेंगे इसके अलावा, माने ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, खासकर आवेश क्वांटीकरण और आवेश संरक्षण अक्सर पूछता है, तो इस पर आप लोग ध्यान देंगे। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट नियम जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत्की का एक महत्वपूर्ण चीज़ है, कूलॉम का नियम, उसको देखेंगे। अब इस वीडियो का दूसरा टॉपिक कूलॉम का नियम, जो कि स्थिर विद्युत्की का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। और कूलॉम का नियम 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, बिंदु आवेश का मतलब किसी बिंदु पर रखा गया आवेश, जैसे यहाँ ए बिंदु पर Q1 आवेश है, स्थिर भी है, दूसरा बिंदु B पर दूसरा आवेश है +Q2 और स्थिर भी है, इसलिए स्थिर बिंदु आवेश इसको कहा जाएगा। +Q1 और +Q2 दोनों बिंदुओं पर स्थित हैं, इसको बिंदु आवेश कहा जाएगा। दोनों के बीच की दूरी R है। और बल जो है +Q आवेश, दोनों आवेश समान स्वभाव के हैं, धन आवेशित हैं, इसलिए एक दूसरे को विकर्षित करेगा। +Q1 आवेश पर +Q2 के कारण जो बल काम करेगा F12 सदिश ऊपर में, और +Q2 आवेश पर +Q1 आवेश के कारण जो बल काम करेगा F21 ऊपर में सदिश का संकेत दिया हुआ है। दोनों बल का परिमाण समान होगा, मॉड का संकेत के अंदर रखे हैं F12 और F21 और उसको F मान लिए, प्रत्येक बल का मान समान है, उसको F मान लिया गया। तो फ्रांस के इंजीनियर वैज्ञानिक थे कूलॉम, उन्होंने 2 स्थिर आवेशों या 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बल का मान, स्थिर विद्युतीय बल का मान ज्ञात करने के लिए एक गणितीय सूत्र दिया, और उस गणितीय सूत्र को कूलॉम का नियम कहा जाता है। और उसके कथन को आप देख सकते हैं। इस नियम के अनुसार किसी 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील स्थिर विद्युतीय बल का मान उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल का समानुपाती, उन दोनों आवेशों के परिमाणों के, परिमाण का मतलब हो गया +Q1 का मापांक, +Q1 का मॉड का मापांक के अंदर रखेंगे इसको संकेत के अंदर, तो Q1, और +Q2 का मॉड भी धनात्मक है तो धनात्मक का मॉड तो धनात्मक ही होगा। +Q1 मॉड ले लिए Q1, +Q2 का मॉड = Q2। तो 2 स्थिर आवेशों के बीच क्रियाशील, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील विद्युतीय बल का मान उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। बीच की दूरी R है दोनों आवेशों के बीच में, दूरी का वर्ग का मतलब R का, दूरी R है तो वर्ग हो गया R², और उसका व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा 1/F वेरीज 1/R², मतलब दूरी बढ़ेगा तो दोनों आवेशों के बीच में क्रियाशील स्थिर विद्युतीय बल का मान घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा उसका उसी अनुसार घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये हुआ। समानुपाती का मतलब है कि एक चीज़ अगर बढ़ेगा तो दूसरा चीज़ जिस पर वो निर्भर है वह भी बढ़ेगा, या एक चीज़ घटेगा तो दूसरा चीज़ भी जो उस पर निर्भर है वो घटेगा। तो इसको गणितीय रूप में लिख सकते हैं। ये तो स्टेटमेंट हो गया, कथन हो गया कूलॉम के नियम का लैंग्वेज में। अब इसको मैथमेटिकल रूप में हम लिख सकते हैं। 2 स्थिर आवेशों के बीच, बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील विद्युतीय बल का मान को हम F मान लेते हैं। F12 पहले आवेश पर दूसरे के कारण लगने वाला बल, और F21 दूसरे बिंदु आवेश पर पहले के आवेश के कारण क्रियाशील बल, दोनों का मान बराबर है जिसको हमने F माना है। तो F
दोनों के बीच में क्रियाशील विद्युतीय बल का मान हो गया, समानुपाती का चिन्ह दे देते हैं। दोनों के बीच के प्लस Q1 दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती है। तो पहले आवेश प्लस Q1 है A पर, उसका मोड ले लिए, मापांक ले लिए, और फिर दूसरा B बिंदु पर दूसरा आवेश बिंदु आवेश प्लस Q2 है, उसका भी मापांक लिए और दोनों को गुना कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। एवं और इस नियम के दूसरे भाग में है कि बल का मान जो है दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल का समानुपाती। तो ये चीज़ तो हो गया, दोनों आवेशों के परिमाण है, पहले आवेश का परिमाण, यहाँ दूसरे आवेश का परिमाण, उसका समानुपाती हो गया। और दूसरा भाग कहता है इस नियम का, एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब F जो है, मतलब आवेश का मान हो गया, स्थिर विद्युतीय बल का मान हो गया दोनों आवेशों के बीच में, उनकी बीच की दूरी R, यहाँ पर फिगर में चित्र में हम दिखाए भी हैं। तो दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती तो 1/r²। दूरी का वर्ग हो गया, दूरी R है दोनों आवेशों के बीच, तो वर्ग हो गया r², व्युत्क्रमानुपाती है तो 1/r²। तो दोनों जो है प्लस Q1 का मॉड Q2 का मॉड VF के समानुपाती है, दोनों आवेशों का गुणनफल का परिमाण भी बल के समानुपाती, और दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती भी बल जो है दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का भी व्युत्क्रमानुपाती है। दोनों को मिला देंगे तो F जो है दोनों के जो बल है, बल का मान है, वह दोनों के गुणनफल पर भी निर्भर करेगा। दोनों को मिला दिए, देखिए दोनों को मिलाने पर F वेरीज एज Q1 प्लस Q1 का मॉड केवल Q1 हो जाएगा, धनात्मक का मॉड धनात्मक ही, और Q2 का मॉड भी Q2/r²। अब ये समानुपाती संकेत में है, इसको बराबर करेंगे तो एक कांस्टेंट दिया जाता है। समानुपाती संकेत के अगर बराबर के रूप में लिखना चाहें समीकरण के रूप में, तो एक नियतांक दिया जाता है। यहाँ नियतांक K है, जिसको स्थिर विद्युतीय बल नियतांक भी कहा जाता है, या कूलॉम का नियतांक भी कहा जाता है, कूलॉम कांस्टेंट। K Q1 Q2/r²। और यही जो फार्मूला है ये कूलॉम का नियम का गणितीय रूप है। यह कूलॉम का नियम का गणितीय रूप है, जो कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में क्रियाशील बल का मान देता है। और K एक नियतांक है, जिसको बल नियतांक या स्थिर विद्युतीय बल नियतांक या कूलॉम नियतांक भी कहा जाता है। और यह निर्भर करता है मात्रकों की पद्धति पर भी, और उस माध्यम पर जिसमें दोनों आवेश उपस्थित हैं। मतलब मात्रकों की पद्धति पर भी K का मान निर्भर करता है कि SI पत्ती में है कि CGS पत्ती में है, एवं दोनों आवेश किस माध्यम में उपस्थित हैं, माध्यम क्या है, हवा है, पानी है, जो भी है, या कोई अन्य पारवैद्युत माध्यम है, तो उस पर भी डिपेंड करता है K का मान। और K का मान CGS पत्ती में एक होता है, जहाँ K एक समानुपाती नियतांक है, जिसे कूलॉम नियतांक कहा जाता है। K कूलॉम का नियतांक है, या स्थिर बल नियतांक कूलॉम नियतांक या कूलॉम का नियतांक, कूलॉम कांस्टेंट है, जो कि एक समानुपाती नियतांक भी है। और CGS पत्ती में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पत्ती में K का मान 1 होता है। CGS पद्धति में K = 1, लेकिन SI पत्ती में K का मान प्रयोग से निकाला गया, प्राप्त किया गया, K = 1/4πε। एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता या परावैद्युतता है, जो कि दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल K की जगह 1/4πε0। तो एप्सिलॉन नीचे में है, बल ऊपर में है। तो एप्सिलॉन जो है जिस माध्यम में आवेश उपस्थित है उसके लिए एक नियतांक है, जो नियतांक के वैल्यू से प्राप्त हुआ है एप्सिलॉन, जो कि उन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल जो है क्रियाशील बल है, उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्योंकि एप्सिलॉन K का वैल्यू 1/4πε रखेंगे इसमें, समीकरण 1 में कूलॉम का नियम का जो गणितीय रूप है। तो एप्सिलॉन नीचे और F ऊपर। तो एप्सिलॉन जो है माध्यम की विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युतता कहा जाता है इसको, अंग्रेजी में परमिटिविटी। तो यह एप्सिलॉन जो होगा दोनों आवेशों के बीच में लगने वाले बल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो SI पत्ती में K का वैल्यू इतना, CGS में तो 1 हो गया। और एप्सिलॉन को आप लिख सकते हैं 1/4πε0 εr, जहाँ एप्सिलॉन = ε0 × εr, जहाँ एप्सिलॉन = ε0। एप्सिलॉन जो है माध्यम की निरपेक्ष परावैद्युतता है, टोटल कुल
कुल परावैद्युतता, और इप्सिलम जीरो निर्वात या शून्य की परावैद्युतता, और इप्सिलम आर जो है माध्यम की सापेक्षिक परावैद्युतता है। इप्सिलम आर निर्वात या शून्य की परावैद्युतता, दूसरा नाम इसका विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता। और इसका भी मान होता है, इसका भी मान, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछता है इप्सिलम जीरो का मान, इसको याद रखेंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इप्सिलम जीरो का यह वैल्यू याद रखना है, अक्सर पूछता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, 1 नंबर के प्रश्न में। इप्सिलम जीरो, इसका बीमा भी निकालने के लिए पूछता है, उसको हम बाद में बताएंगे। तो इप्सिलम जीरो हो गया। और इप्सिलम आर माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता है, माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता। आर संकेत है इसमें रिलेटिव के लिए, रिलेटिव का मतलब होता है सापेक्षिक, इसलिए माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता। और हवा या निर्वात के लिए इप्सिलम आर का वैल्यू 1 होता है। और अन्य माध्यम के लिए, अन्य दूसरा परावैद्युत माध्यम है जैसे प्लास्टिक है, रबड़ है, अभ्रक है, पानी है, पानी का बहुत ज़्यादा के का वैल्यू होता है, परावैद्युत स्थिरांक का मान लगभग 81 होता है, 81। तो अन्य माध्यम के लिए इप्सिलम आर का मान 1 से ज़्यादा होता है। हवा निर्वात के लिए इप्सिलम आर का जो वैल्यू होता है वह 1 होता है। हवा या निर्वात के लिए आप लोग लिख लें, हवा या निर्वात या शून्य कुछ भी नहीं है, इप्सिलम आर इजकल टू 1। तो अब यहाँ से समीकरण 1 में आप एफ इजकल टू के की जगह 1/इप्सिलम लिख सकते हैं, और हवा या निर्वात के लिए इसको लिख सकते हैं एफ इजकल टू 1/4π इप्सिलम जीरो Q1 Q2/r²। और कोई दूसरा माध्यम है तब तो के का वैल्यू भी रखना होगा, इप्सिलम आर भी रखना होगा, तो वह माध्यम में कूलॉम का नियम हो जाएगा। तो कूलॉम का नियम इक्वेशन 1 का गणितीय रूप है और इंदल फॉर्म है। इससे हवा या निर्वात के लिए या अन्य माध्यम के लिए भी आप कूलॉम का नियम लिख सकते हैं, दो स्थिर आवेशों के बीच में विद्युतीय बल का मान निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम हवा के लिए, हवा में और माध्यम में भी लिखते हैं, इसके लिए समीकरण 1 का। अब समीकरण 1 में के का जो वैल्यू है 1/4π इप्सिलम, उसको आप पुट कर दीजिए, उसको रखते हैं। एफ इजकल टू समीकरण 1 में के इजकल टू 1/4π इप्सिलम रखने पर कूलॉम का नियम हो जाएगा एफ इजकल टू 1/4π इप्सिलम। Q1 पहला आवेश है, Q2 दूसरा आवेश है, दोनों के बीच की दूरी r है। इप्सिलम को लिख सकते हैं आप 4π इप्सिलम जीरो इप्सिलम आर, इप्सिलम जीरो इप्सिलम आर लिख सकते हैं, इसको 2 दे दीजिए तो माध्यम में कूलॉम का नियम लागू हो जाएगा। हवा निर्वात के लिए इप्सिलम आर का मान 1 होता है, इसलिए कोई माध्यम में, किसी माध्यम में कूलॉम का नियम हो गया, हवा छोड़ करके किसी माध्यम में, माध्यम का मतलब है निर्वात या हवा को छोड़कर, हवा कूलॉम का नियम को निम्न ढंग से व्यक्त आप कर सकते हैं। कूलॉम का नियम Fm कर देते हैं। F तो बल का मान है दोनों आवेशों के बीच में, m का मतलब है, m का m स्टैंड फॉर, m किसके लिए आया है, मीडियम के लिए। माध्यम का अंग्रेजी मीडियम होता है और उसका संकेत में पहला लेटर m, माध्यम में 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल को बतला रहा है ये संकेत। Fm इजकल टू 1/4π इप्सिलम को लिख सकते हैं, इप्सिलम नॉट इप्सिलम आर Q1 Q2/r²।
तो ये कूलॉम का नियम माध्यम में हो गया। ये तो कूलॉम नियम का जनरल फॉर्म है, के का वैल्यू खाली उसमें समीकरण 1 में जो आया था गणितीय रूप कूलॉम का नियम, उसमें पुट कर दिए थे के इक्वल टू 1/4πε। तो ये हो गया आपका किसी माध्यम जिसमें हवा निर्वात को छोड़ करके उसमें कूलॉम का नियम यही हो गया Fm। अब हवा निर्वात के लिए एप्सिलॉन r का मान 1 होता है। हवा या निर्वात या शून्य, हवा या निर्वात, निर्वात को शून्य भी आप कह सकते हैं, निर्वात शून्य के लिए माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता जो जिसका संकेत एप्सिलॉन r है, एप्सिलॉन r इक्वल टू 1। तो इसलिए हवा में कूलॉम का नियम, हवा या निर्वात में कूलॉम का नियम, हवा या निर्वात में कूलॉम का नियम आप लिख सकते हैं Fa, और F संकेत है बल का, A का मतलब एयर हो गया हवा के लिए, वैक्यूम के लिए V, निर्वात का अंग्रेजी वैक्यूम होता है, उसका संकेत भी है। तो एयर में फोर्स हो गया दो आवेशों के बीच में, और निर्वात के बीच में या शून्य में जो फोर्स हो गया Fv, दोनों के लिए 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। अब 1/4π का ε0 का वैल्यू, पाई का वैल्यू 22/7, ε0 का वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर रखेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 9 × 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन r²। ये हो गया आपको, ये हो गया हवा निर्वात या शून्य में, हवा या निर्वात या शून्य में दो आवेशों के बीच में, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल जो कि कूलॉम का नियम है। तो ये हो गया 1/4πε0 का वैल्यू रख दिया इतना Q1 Q2/r²। और ये फार्मूला जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, आंशिक प्रश्न बनाने में उपयोगी होगा। और न्यूमेरिकल का जहाँ तक सवाल है तो एनसीईआरटी के बुक का पहले चैप्टर का के प्रश्नों का, आंकिक प्रश्नों का उत्तर हमने पार्ट 1 में किया है, आंकिक का न्यूमेरिकल का इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ाई हुई है, वीडियो बना है, उसमें उसके पहले पार्ट में कूलॉम का नियम पर आधारित जो है प्रश्न को, आंकिक प्रश्नों को का हल किया गया है एनसीईआरटी बुक का, उसे आप जरूर देखें तो उसमें प्रॉब्लम का भी जानकारी मिलेगी। तो ये कूलॉम का नियम हो गया। तो जनरल फॉर्म में हवा निर्वात में इस नियम को ही कूलॉम का नियम के जनरली हम सामान्य रूप में इसी नियम का उपयोग करते हैं। तो ये हो गया। इससे जो है आपको इकाई आवेश का डिफिनीशन हो जाएगा। ये इससे जो है इकाई आवेश आप डिफाइन कर सकते हैं कि इकाई एक कूलॉम आवेश क्या है, जो कि बहुत बड़ा आवेश है। इकाई आवेश या हो इकाई आवेश, यूनिट चार्ज जिसको कहते हैं, या एक कूलॉम चार्ज जो कि बहुत बड़ा आवेश है, जो कि दो हवाई निर्वात में इकाई दूरी पर रखे गए दो सजातीय का मतलब या तो धनात्मक हो दोनों या ऋणात्मक हो आवेशों को 9 × 10⁻9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है, विकर्षित करता है। इसलिए एक कूलॉम आवेश बहुत लार्ज आवेश है, बहुत बड़ा आवेश है। इसलिए व्यवहार में हम इससे छोटा आवेश माइक्रो कूलॉम 1 μc, नैनो कूलॉम nc, पिको कूलॉम pc 10⁻12 कूलॉम, माइक्रो कूलॉम 10⁻6 कूलॉम, नैनो कूलॉम 10⁻9 कूलॉम, -6 से छोटा हो गया -9 का उपयोग किया जाता है। एक कूलॉम बहुत बड़ा आवेश है, एक कूलॉम का उपयोग सामान्य रूप में नहीं किया जा सकता है। तो इकाई आवेश के लिए दोनों आवेश समान परिमाण के ले लेते हैं। Q1 रखते हैं, Q1 = Q2 = 1 कूलॉम एवं R = 1 मीटर। तो समीकरण 4 में वैल्यू रख दीजिए। समीकरण 4 से में रख दीजिए सभी वैल्यू को। F = 9 × 10⁻9 1 × 1/1²। Q1 Q2 दोनों आवेश समान परिमाण का लिया है, दोनों प्लस, यहाँ +1 कूलम ले हैं। अगर एक प्लस दूसरा माइनस रहता तो आकर्षित करेगा, यहाँ विकर्षित करेगा। = 9 × 10⁻9 न्यूटन। ये विद्युतीय बल काम करेगा दोनों आवेशों के बीच में, जो कि प्रतिकर्षण बल है, विकर्षण बल है। चूँकि दोनों आवेश समान लिया गया है, स्थिर विद्युतीय बल F जिसका संकेत F है,
स्थिर विद्युतीय बल हो गया, F कितना न्यूटन हो गया, जो कि विकर्षण बल है। तो इसी को हम एक कूलम आवेश कहेंगे। इसको लैंग्वेज में भी आप लोग नोट कर सकते हैं, मैं बोलता हूँ। एक कूलम आवेश वह आवेश है जो हवा या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे गए समान परिमाण के, उतने ही समान परिमाण के दूसरे आवेश को 9 गुने 10⁹ या 9 न्यूटन बल से विकर्षित करता है। तो उसमें से प्रत्येक आवेश को हम एक कूलम आवेश कहेंगे। तो ये कूलम आवेश की परिभाषा हो गया, जो हवा या निर्वात में रखे गए अपने समान परिमाण के सजातीय आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से विकसित करता है। तो उनमें से उस प्रत्येक आवेश को Q1 या Q2 प्रत्येक आवेश को एक कूलम आवेश कहेंगे। तो ये हो गया आपका इकाई आवेश की परिभाषा। अब इप्सिलॉन जीरो का बीमीय सूत्र भी हम लिख देते हैं। इसके बाद कूलम के नियम को सदिश रूप में व्यक्त करना, तब अध्यारोपण सिद्धांत। अब इप्सिलॉन जीरो का बीमीय सूत्र, तो इसके लिए फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं कूलम का नियम से ही। F = 1/4π एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। हवाई निर्वात के लिए कूलम का नियम है। तो यहाँ से एप्सिलॉन 0 को ऊपर ले जाइए, तो F को नीचे रखना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो एप्सिलॉन 0 यहाँ और एप्सिलॉन 0 की जगह F नीचे। तो एप्सिलॉन नॉट = 1/4π F Q1 Q2/r²। अब इसमें एप्सिलॉन 0 का बीमा के लिए बीमा का संकेत दे दिए, ब्रैकेट बड़ा कोष्ठ। 4π बीमाहीन राशि है, उसका बीमा होता नहीं है। तो F का बीमा होगा बल का। Q1 पहला आवेश है, Q2 दूसरा आवेश है, उसका भी बीमीय संकेत में लिख दिए उसको। मैंने आवेश को भी जो बीमा का संकेत है बड़ा कोष्ठ उसके अंदर, और दूरी का स्क्वायर r का स्क्वायर हो गया। r दूरी है दोनों आवेशों के बीच में। बल का बीमीय सूत्र होता है mLt-2 1/mLt-2। Q1 आवेश का होता है धारा गुने समय A × T, और Q2 दूसरा आवेश है तो उसका भी वही होगा A × T। r डिस्टेंस है तो L का पावर 2। यहाँ m का पावर 1 नीचे में है, ऊपर चला गया तो -1 हो गया। L का पावर 1 है, ऊपर जा करके माइनस L का पावर 1, यहाँ L का पावर 2 है, दोनों एक जगह होगा तो L का पावर 3 हो जाएगा। इसको भी यहाँ पर ले आएँ सेम ब्रैकेट में, तो दोनों का पावर ऐड हो जाएगा। 2 L का पावर 1 है, 2 1 3, और T का पावर 1 है इस ब्रैकेट में, और यहाँ भी T है 1 + 1 2, और -2 ऊपर जाके +2, तो +2 और फिर +2 तो +4 हो जाएगा T का पावर। और A का पावर यहाँ खाली A है तो 1 है, केवल A है तो उसका पावर 1 समझना चाहिए। यहाँ भी A है तो 1, A का पावर 2। और एप्सिलॉन 0 का SI मात्रक अब हो जाएगा, आवेश का कूलम होता है SI मात्रक। दो आवेश है ऊपर में, 2 आवेश का गुणनफल है, तो कूलम × कूलम स्क्वायर, और नीचे बटा है प्रति, बटा में है नीचे तो प्रति उसको लिखेंगे। बल का न्यूटन और दूरी का मीटर, न्यूटन मीटर। कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, अंग्रेजी में संकेत में कूलम C² न्यूटन का N हो गया, मीटर का स्क्वायर का m²। और एक दूसरा मात्रक भी होता है फैराड प्रति मीटर। फैराड धारिता का मात्रक होता है, चालक की धारिता का, दूसरे चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो फैराड प्रति मीटर ऑब्जेक्टिव में ये जो है अक्सर पूछा करता है, फैराड प्रति मीटर भी ये जो है, ये तो है ही, लेकिन ये भी जो है कभी कभी पूछता है। तो ये हो गया। अब कूलम का नियम को अभी तक हमने जो फॉर्मूला देखा है उसको अदिश रूप में व्यक्त किया है। अब उसको दिशा सहित सदिश रूप में व्यक्त करेंगे। और एक शॉर्ट क्वेश्चन उसमें भी है, कूलम के नियम की सीमाएं क्या है, किस हद तक कूलम का नियम लागू हो सकता है और कहाँ फेल हो जाता है। तो कूलम के नियम की सीमाएं, और उसके बाद अध्यारोपण का सिद्धांत, जो कि कूलम का नियम का ही एक व्यापीकृत रूप है, जनरलाइज फॉर्म है। कूलम का नियम केवल 2 आवेशों के लिए लागू होता है, बिंदु आवेशों के लिए या स्थिर आवेशों के लिए। और 2 से अधिक आवेश होगा तो किसी एक आवेश पर अन्य आवेश के कारण लगने वाला बल निकालने के लिए अध्यारोपण सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तब हम कूलम का नियम को सदिश रूप में व्यक्त कर रहे हैं इसको। फिगर बनाना है। अब यहाँ पर दोनों बिंदु आवेश है +Q1 और +Q2,
r दूरी पर स्थित है। अब यहाँ पर प्लस Q1 आवेश पर प्लस Q2 आवेश के कारण जो बल काम करेगा, प्लस Q1 आवेश को प्लस Q2 आवेश से विकर्षित करेगा, दोनों धन आवेश है, तो इसको F12 लिखें। F12 माने Q1 लिए हैं, Q1 1 स्टैंड 1 जो है वह Q1 के बदले में लिया गया है और Q2 के लिए 2 संकेत यहाँ लिया गया है। तो F12 का मतलब हो गया प्लस Q1 आवेश पर प्लस Q2 आवेश के कारण लगने वाला विकर्षण बल, विद्युतीय बल, जिसकी दिशा B से A की ओर है, मतलब Q2 आवेश से प्लस Q1 आवेश की ओर है। और उस दिशा को दिखाने वाला इकाई सदिश जो है, F12 बल को दिखाने वाला इकाई सदिश Q2 से Q1 की ओर जो है वह R12 कैप है। R12 कैप इसको पढ़ा जाता है, इकाई सदिश को कैप संकेत, कैप या हेड संकेत से पढ़ा जाता है इसको। तो R12 कैप और R12 हेड, तो ये Q2 से Q1 की ओर इकाई सदिश बताता है कि दिशा को बतला रहा है, जिधर इकाई सदिश को बतला रहा है, जो कि F12 जो बल है Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल, उसकी दिशा को बतला रहा है R12 कैप। और अब दूसरा आवेश B बिंदु पर है, R दूरी पर, बिंदु आवेश पहले आवेश से R दूरी पर, तो इस पर जो बल काम करेगा Q2 आवेश पर प्लस Q1 के कारण फिर से विकर्षण बल काम करेगा, इसलिए कि प्लस Q1 आवेश Q2 प्लस Q2 आवेश दोनों धनात्मक है, तो विकर्षण बल काम करेगा। तो इसकी दिशा दाईं ओर माने होगी, राइट साइड में दाईं ओर, और इसको हम संकेत में व्यक्त करेंगे F21। F2 का मतलब Q2 के लिए 2 आया है सफिक्स और Q1 के लिए 1 आया है, तो दूसरे आवेश पर पहले आवेश Q1 के कारण बल, तो F21 हो गया। और इस दिशा को दिखाने के लिए जो इकाई सदिश है Q1 से Q2 की तरफ, जो इकाई सदिश है जो F21 बल को दिखाएगा, तो वह इकाई सदिश R21 कैप है। तो ये फिगर है, चित्र। अब कूलॉम के नियम का अदिश रूप अभी देखे हैं आप, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये अदिश रूप है, इसमें कहीं भी जो है बल को अदिश रूप में, यहाँ तीर का निशान ऊपर में नहीं है F के ऊपर, तो ये अदिश रूप में है, कहीं इसकी दिखा इकाई सदिश भी नहीं दिखाया गया है, तो ये अदिश रूप है। लेकिन यहाँ पर दिशा भी दिखा रहे हैं, यहाँ इकाई बल Q1 आवेश पर Q2 के कारण बल F12 और इकाई सदिश Q2 से Q1 की ओर R12 कैप दिखाए हैं, तो इसको हम F के बदले में F12 लिख लेंगे, जो कि Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण दूसरा आवेश Q2 के कारण लगने वाला बल हो जाएगा, स्थिर विद्युतीय बल या विकर्षण बल। तो F12 वेक्टर लिखेंगे, F12 वेक्टर दिखाया गया है = बाकी चीज़ वही 1/4πε0 Q1 Q2 R², और इकाई सदिश Q2 से Q1 की ओर जो तीर से दिखाए हैं R12 कैप है, जो कि F12 की दिशा बता रहा है। R12 कैप दे देंगे, केवल ये दिशा बताने के लिए है F12 का। और इसी प्रकार अब बिंदु आवेश Q2 पर Q1 के कारण जो बल हो गया उसको F21 से दिखाए हैं, दर्शाए हैं फिगर चित्र में। और इस दिशा में इकाई सदिश Q1 से Q2 की ओर जो इकाई सदिश है R21 कैप है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसको कूलॉम के नियम को सदिश रूप में, Q2 आवेश पर Q1 के कारण बल F21 वेक्टर, Q2 आवेश पर Q1 के कारण क्रियाशील बल F21 वेक्टर, F21 सदिश = 1/4πε0 ε0 Q1 Q2 अपॉन R², और जो इकाई सदिश Q1 से Q2 की ओर है वह R21 कैप है, R21 कैप। तो ये दोनों जो है 1 और 2 आपका सदिश कूलॉम के नियम का सदिश रूप हो गया, जो हमने लिखा भी है, इसे सदिश रूप में निम्न ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। ये कूलॉम के नियम का सदिश रूप हो गया, कूलॉम के नियम का सदिश रूप। लेकिन ये दोनों बल जो है परिमाण में समान है और दिशा में विपरीत है। ये दोनों समीकरण सदिश रूप को दिखा रहा है। Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल F12 और Q2 आवेश पर Q1 के कारण F21, लेकिन दोनों बल परिमाण में समान होगा और दिशा में विपरीत होगा। तो मोड तो दोनों का सेम दिए हैं, F12 का मोड = F21 का मोड, और डायग्राम से भी चित्र से भी आप देख रहे हैं कि F12 और F21 की जो दिशा है वह एक दूसरे के विपरीत है। तो ये हो गया F12 = -F21। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चन है एक्चुअली, जो लास्ट टॉपिक होगा। कूलॉम का नियम को की सीमाएं क्या हैं और अध्यारोपण सिद्धांत टॉपिक ही है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में वो भी पूछता है। अब कूलॉम का नियम की सीमाएं, कूलॉम का नियम किस हद तक लागू होता है और उसके आगे लागू नहीं होता है, तो उसके बारे में है। सीमा का मतलब हुआ, पहला है कि कूलॉम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। दो आवेश दो अलग अलग बिंदुओं पर स्थित होंगे कुछ दूरी पर, तो उसको बिंदु आवेश कहा जाता है। फिर दूसरा पॉइंट है, कूलॉम का नियम स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। जो आवेश स्थिर हैं उसी के लिए लागू होगा, उसी के बीच बल का मान होगा, गतिशील आवेश के लिए लागू नहीं होता। और तीसरा है कि कूलॉम का नियम कम से कम जो दूरी है वह नाभिक के आकार तक लागू होता है, 10⁻⁴
-15 मीटर। नाभिक में धन आवेशित प्रोटॉन होता है और नाभिक के बाहर परमाणु में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो दोनों के बीच में प्रोटॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर स्थिर विद्युतीय आकर्षण बल क्रियाशील होता है। तो ये नाभिक के आकार तक कम से कम दूरी तक मान्य है, वैध है। उससे कम दूरी के लिए 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होगा, जबकि यह कूलॉम का नियम कई किलोमीटर दूरियों के लिए भी, कई किलोमीटर दूरी तक भी लागू हो सकता है। यह अधिकतम हो गया कई किलोमीटर दूरी तक, लेकिन न्यूनतम दूरी है 10⁻⁻15 मीटर से के नीचे नहीं। और कूलॉम का नियम माध्यम पर निर्भर करने वाला बल है। यह माध्यम पर, चूँकि दोनों आवेश जो है जिस माध्यम में, दोनों बिंदु आवेश जिस माध्यम में रखा जाएगा तो उस पर निर्भर करेगा। हवाई निर्वात के लिए εr का वैल्यू 1 और अन्य माध्यम के लिए εr का मान 1 से अधिक होता है। जैसे पानी में आवेश को रखेंगे तो वहाँ बल का मान बदल जाएगा, तो इसलिए यह माध्यम पर रहने वाला बल है। और इसीलिए यह यूनिवर्सल नियम भी नहीं है, सार्वत्रिक नियम भी नहीं है। जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम सार्वत्रिक नियम है, सार्वत्रिक नियम का मतलब यूनिवर्सल होता है, कहीं भी लागू होगा। पृथ्वी और सूर्य के लिए भी, पृथ्वी पर चीज़ों के लिए भी, दो चीज़ों के लिए, पृथ्वी और सूर्य के लिए भी, पृथ्वी और चंद्रमा के लिए भी वो गुरुत्वाकर्षण नियम, वही गुरुत्वाकर्षण नियम लागू होगा। जबकि कूलॉम का नियम वैसा सार्वत्रिक नियम या यूनिवर्सल नियम नहीं है। ये हो गया। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, दो अंक में, तो इसको तैयार आप करेंगे। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जो कि अध्यारोपण का सिद्धांत है। अब अध्यारोपण सिद्धांत, तीसरा और आखिरी टॉपिक, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अंग्रेजी में कहा जाता है। और कूलॉम का नियम लागू होता है दो बिंदु आवेशों के बीच में, बल का परिमाण देता है। लेकिन जब बहुत सारे बिंदु आवेश उपस्थित हों, Q1, Q2, Q3 से लेके Qn तक, तो उसमें से किसी एक बिंदु आवेश, मान लिया कि Q1, कोई एक बिंदु आवेश अलग से उसको अलग कर लें, और बचे हुए अन्य आवेशों Q2, Q3, Q4, Q5 के कारण उस अकेले बिंदु आवेश पर जो परिणामी बल क्रियाशील होगा, माने कुल बल जो होगा, वह प्रत्येक बल के कारण, बचे हुए प्रत्येक बल मतलब Q2, Q3, Q4 के कारण अलग अलग, Q2 के कारण Q1 पर बल, Q3 के कारण Q1 पर बल, फिर Q4 के कारण Q1 पर बल, माने अलग अलग बल निकाल करके सबको सम कर देंगे, सबको जोड़ देंगे, तो वह अकेला बिंदु आवेश Q1 जिसको अलग निकाल लिए हैं, सेपरेट कर लिए हैं, और बाकी अन्य बलों के कारण उस पर लगने वाला बल जो है, परिणामी बल हमको ज्ञात करना है। तो Q2 के कारण Q1 पर जो बल काम किया वो F12 हो गया। Q1 चार्ज पर बिंदु आवेश यहाँ Q1 ले लिए हैं, यहाँ Q2 के कारण जो बल काम किया F12। फिर Q3 के कारण Q1 पर जो बल काम किया F13, दिशा भी है Q3 से Q1 की ओर। फिर Q4 बिंदु आवेश के कारण Q1 पर जो बल काम किया वह Q1 पर लग रहा है, Q1 पर आरोपित हो रहा है, तो पहले सफिक्स 1 ले लिए हैं F के सब नीचे, और उसके बाद Q4 के कारण काम कर रहा है, तो 4 को बाद में लिखे हैं। तो F14 हो गया बिंदु आवेश Q1 पर, Q4 के कारण बल, इसी कारण Q5 हो सकता है, Q6 हो सकता है, तो F15 हो जाएगा, F16 हो जाएगा। तो लास्ट में हम Q1 ले लिए हैं, इनका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 20, 25 जो भी हो, जितना भी आवेश है आपका। तो Q1 के कारण इस अकेला आवेश Q1 पर जो बल काम किया F1 मतलब Q1 पर बल काम किया, तो F1 N हो गया, NY के कारण है, NY चार्ज आवेश के कारण है, तो F1 N हो गया। तो अलग अलग बिंदु आवेशों के कारण किसी एक बिंदु आवेश Q1 पर अन्य उपस्थित बिंदु आवेशों Q2, Q3, Q4, Qn के कारण अलग अलग बल हम निकाल लिए, और सबको जोड़ देंगे तो वह परिणामी बल हो जाएगा। इस अकेला बिंदु आवेश Q1 पर वह परिणामी बल हो जाएगा F = F12 वेक्टर, F13 वेक्टर सदिश, F14 सदिश प्लस डॉट डॉट FN, F1N सदिश। तो सबको जोड़ देंगे तो सभी बलों का सदिश योगफल जो है उस परिणामी बल हो जाएगा Q1 आवेश पर लगने वाला अन्य बिंदु आवेशों के कारण, और इसी को अध्यारोपण सिद्धांत कहा जाता है। तो ये टॉपिक भी शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछता है डिफरेंट बोर्ड्स एग्जामिनेशन में। कूलॉम का नियम का सदिश रूप भी जो है हाल में झारखंड बोर्ड में पूछा था, अन्य बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। तो आज का टॉपिक यहीं पर, इस वीडियो का अंतिम टॉपिक था ये हुआ। और कूलॉम का लॉ का न्यूमेरिकल के लिए फिर से आपको रिमाइंड कराते हैं कि हमारा जो
पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इंग्लिश मीडियम में जो हुआ है वीडियो, उसको आप लोग अवश्य देखें। कूलॉम के नियम पर आधारित सब प्रश्न NCERT बुक का उपलब्ध प्रायः।